Hello everyone and welcome to the new lecture of FRB series. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, बिकॉज हमें पता है लाइफ प्रोसेस में हमारे 4 इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि 2 हमने देख लिए, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र देख लिया। अभी हम देखने वाले हैं संचार तंत्र दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड दूसरी चीज़ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि संडे को आप लोगों का 2 चीज़ें होंगी, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। एक तो पहली बात, हम लोगों का एक 1 शॉट लेक्चर होगा, यूट्यूब पे ही लाइव होगा वो, जहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को एक तरह से टेस्ट होगा या फिर रिवीजन हम करेंगे पूरी बायोलॉजी का जो भी हमने अभी तक पढ़ा है क्वेश्चंस के थ्रू, तो क्वेश्चन से टेस्ट हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़, एप्लीकेशन पे परमार अकेडमी ऐप पे लाइव टेस्ट सेक्शन के तहत आपका एक ऑल इंडिया लाइव फ्री मॉक टेस्ट होगा। ये सभी के लिए फ्री रहेगा, यानी कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, लाइव ही रहेगा, यानी कि एक सर्टेन ड्यूरेशन में ही आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो ड्यूरेशन मैं आपको बता दूंगा सैटरडे को या फिर संडे को, इस दिन क्लास में आपको बता दूंगा कब तक आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्र। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन आता है दैट इज़ हार्ट। रीज़न बीइंग क्योंकि जो हार्ट होता है वो हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन मतलब कि ये जो ब्लड होता है उसको पंप करने का काम होता है, यही पूरा ब्लड का सर्कुलेशन करता है। जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम किसके सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, रक्त के सर्कुलेशन के संचार की बात कर रहे हैं। रक्त के बारे में हम यहाँ पे कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, रक्त के बारे में हम पहले भी पिछले FRB लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने ये देखा था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो फ्लूइड और एक सॉलिड कंपोनेंट होता है, एक लिक्विड कंपोनेंट और एक सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो इसमें आता है प्लाज्मा, जिसमें कि 92% वाटर होता है और 8% आपके हार्मोन सॉल्ट ये होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट में हमने देखा था RBCs, WBCs प्लेटलेट्स होती हैं। RBCs का काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है, बिकॉज उसमें आयरन होता है। WBCs का डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ठीक है। उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, उनको और क्या बोलते हैं, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने वहाँ पे सारी चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पे हम उसका सर्कुलेशन देखने वाले हैं कि उसका परिसंचरण कैसे होता है, वो कैसे हमारे हर एक सेल तक पहुँचता है। हर एक सेल तक क्यों पहुँचता है, उसके पीछे का रीज़न आप अभी तक जान गए होंगे, क्योंकि हर सेल तक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, सो दैट सेल के अंदर बैठा हुआ उसका पावर हाउस दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया काम कर सके, एनर्जी जनरेट कर सके, जिसकी वजह से फंक्शन हम कर सकें ढंग से। हमारी एक सेल, हर एक कोशिका जो है वो ढंग से कार्य कर सके, इसलिए हार्ट का या फिर हम बोले ब्लड का हर पर्टिकुलर सेल पे पहुंचना ज़रूरी होता है, सो दैट वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके। और ब्लड को हर पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाने का जो काम होता है वो हार्ट का होता है। अब हार्ट की अगर बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन किस में आते हैं, ह्यूमन मैमल्स में आते हैं। और ये हमने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो मैमल्स होते हैं उनका कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। फिशेस का कितने का होता है, फिशेस का होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स एम्फीबियंस का कितना होता है, सरीसृप और जो हमारे उभयचर होते हैं उनके 3 चैम्बर का हार्ट होता है। बट एक एक्सेप्शन था, उस एक्सेप्शन का नाम आपको बताना है, जो कि एक रेप्टाइल होता है लेकिन उसका 4 चैम्बर का हार्ट होता है। और कॉकरोच की अगर बात करें तो उसमें 13 चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ चीज़ें हम पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद जो चारों चैम्बर्स हैं हार्ट के उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन ये पल्मोनरी आर्टरी, ये सब इसके बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो है आर्टिफिशियल हार्ट होता है, पेसमेकर। वैसे तो मैं बाद में पढ़ना चाहिए था कि अगर मान लो हार्ट फंक्शन करना बंद कर जाए तो ये हम आर्टिफिशियल हार्ट लगा देते हैं, जिसको हम पेसमेकर बोलते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर दी ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो हमारा आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम BP बोलते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, कमेंट में बताइए कि स्टेथोस्कोप से क्या मेजर करते हैं। देखिएगा, जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है उससे हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं, या फिर हार्ट में हमारी कोई साउंड, किसी अजीब तरह का साउंड तो नहीं आ रहा है, वो आपने देखा होगा डॉक्टर अपने कान में लगा के सुनते हैं, तो वो स्टेथोस्कोप होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स क्या होती हैं, इनको बोलते हैं हम धमनियाँ, इनको बोलते हैं शिराएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा इसको, कि आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वो पार्ट ऑफ ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है ये, रेड कलर का होता है ये। और ये आर्टरीज जो होती हैं वो नैरो होती हैं, थिक होती हैं,
ठीक है। अभी एक्सेप्शन वगैरह सब पे आएंगे, लेकिन ये नैरो और थिक क्यों होती हैं ये आपको तब ये भी समझ में आएगा जब मैं आपको ये पूरा चारों चैम्बर ये समझाऊंगा, तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा क्यों ये नैरो और थिक होती हैं। वेन्स की अगर बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करें तो इसमें CO2 की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, और ये जो होता है ये डार्क रेड कलर का होता है। यूजुअली इसको हम ब्लू कलर में दिखाते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, पिक्चर्स डायग्राम्स में, लेकिन इसका जो एक्चुअल कलर होता है वो डार्क रेड होता है। अब ये एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस ये पहले, और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं, जो धमनियाँ हैं, वो हमेशा ब्लड को कहाँ से कहाँ कैरी करती हैं? फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। या तो यहाँ पे आई थिंक स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, दैट इज़ जो धमनियाँ होती हैं, वो कहाँ से कहाँ ब्लड कैरी करती हैं? फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी यहाँ पे कैरी करती हैं। वहीं अगर वेंस की बात करें, जो वेंस होती हैं हमारी, जो शिराएँ होती हैं, ये उसका उल्टा कैरी करती हैं, जो कि हमारा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं। अब खुद ही आप सोचिए कि जो हार्ट होता है हमारा पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है, और जब ये पंप करेगा तो बहुत ही प्रेशर से ब्लड को पंप करता है। अब ये प्रेशर सहने के लिए आर्टरीज़ को ऑब्वियस ही बात है थिक होना पड़ेगा। पतला क्यों होना पड़ेगा? सो दैट प्रेशर से, आप खुद ही सोचिए, इसमें और इसमें दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ब्लड कुछ भी मान लो, या फिर सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड, सेम फ्लूइड को यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, किसमें ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा? ऑब्वियस ही बात, इसमें आपने बचपन में हरकत करी होगी ना, वो जो क्या होता है, वो पाइप जो होता है, पाइप का जो मुंह होता है उसका आप पतला कर देते हो तो प्रेशर से पानी निकलने लगता है ना। तो इसीलिए, क्योंकि प्रेशर से पानी जाना चाहिए, ब्लड जाना चाहिए, सो दैट ज़्यादा दूर तक जाए, इसलिए इनको नैरो होना पड़ता है। और क्योंकि इतना प्रेशर से ब्लड अगर ट्रैवल करेगा तो फिर फटने के चांसेस भी रहेंगे, है ना। तो उस प्रेशर को सहने के लिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। वहीं अगर वेन्स की बात करें तो ये ब्रॉड होती हैं एंड थिन होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी आर्टरीज़। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। बट एक एक्सेप्शन है, अगर हम आर्टरीज़ के आगे पल्मोनरी शब्द लगा दें, जिसको हिंदी में फुफ्फुसीय बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने लगेगी, और जो हमारी वेन होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, अगर उसके नाम के आगे हम पल्मोनरी लगा दें, यानी कि फुफ्फुसी लगा दें, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने लगेंगी। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी और जो पल्मोनरी वेन है, ये एक्चुअली लंग और हार्ट के बीच के कनेक्शन को बिठाती हैं। मतलब ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, लेके जाती हैं, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं और लंग से बैक हार्ट में पहुंचाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे। ये हैं हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स। ये हैं क्या? हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स, ठीक है, जहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को हम ऑट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। इसको हम ऑरिकल भी बोल देते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं अलिंद, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अलिंद, ठीक है। जो आपका ये ऑरिकल होता है, वेंट्रिकल होता है, उसको हम निलय बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ कि हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो ऑरिकल या फिर आर्ट्रियम होगा, नीचे वाला आपका वेंट्रिकल होगा। अब हार्ट के लिए ये वाला चीज़ लेफ्ट होगा, ये वाला चीज़ राइट होगा, ये वाला चीज़ लेफ्ट होगा, ये वाला चीज़ राइट होगा। तो ये राइट आर्ट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रियम, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या बन गया? 4 चैम्बर्स बन गए हमारे जो ह्यूमन हार्ट है उसके, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं, जो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे ब्लड कहाँ से कैसे क्या ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ब्लड आपका जो आता है वो मैंने अभी आपको बताया कि वेन्स के थ्रू ट्रैवल करता है। वेन्स से डिफरेंट, जो हमारी वेन्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी CO2 रिच ब्लड आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन को यूज़ किया जा रहा था बाय द सेल और CO2 बन रहा था। अगर आपको ध्यान हो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, इसमें यह हो रहा था कि सबसे पहले तो जो ग्लूकोज है वो आपका पाइरूवेट में टूट रहा था इन दी साइटोप्लाज्म, एंड देन इस पाइरूवेट से हमें क्या मिल रहा था? इन दी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी मिल रही थी इन द फॉर्म ऑफ ATP, CO2 और H2O। तो जो CO2 है, जो सेल में एज अ बाई प्रोडक्ट बनी आफ्टर द रेस्पिरेशन, ये जो पर्टिकुलर CO2 बनी है, ये बैक टू ब्लड दे दिया जाएगा बाई दी सेल। सेल बोलेगा कि इसको वापस ले जाओ,
ठीक है, ये CO2 बाई प्रोडक्ट बना है। तो अलग तरह की हमारी यहाँ पे नर्व्स चल रही हैं जिनको हम वेन्स बोलते हैं, जो इस पर्टिकुलर CO2 रिच ब्लड को कैरी करती हैं। ऐसी बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। तो वो जब सारी मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा या फिर सुपीरियर वेना कावा। जो हमारे हार्ट के ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे ब्रेन हो गया, मुंह हो गया, ये पूरा जो हिस्सा होते हैं, शोल्डर्स हो गया, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कावा, ऐसे बहुत सारी होंगी जो सुपीरियर वेना कावा में कनेक्ट होंगी, एंड देन सुपीरियर वेना कावा में क्या होता है, ये आ जाता है राइट आर्टरियम में। ऐसे ही जो हमारा नीचे का, जिसको हम धड़ बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पैर आ गए, ठीक है, कमर, ये सारा जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से जो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। और ये राइट वेंट्रिकल में नहीं आता है, वो आप देखिए पीछे से ये कनेक्टेड है राइट आर्टरियम में ही, यानी कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आपका राइट आर्टरियम में आएगा। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो इन्फीरियर वेना कावा होती है ये हमारी लार्जेस्ट वेन होती है, सबसे बड़ी शिरा होती है, ठीक है, लार्जेस्ट वेन होती है इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों ब्लड लाएंगी राइट आर्टरियम में लाके ब्लड को इकट्ठा कर देंगी, ठीक है। और हार्ट बोलेगा अब तुम जाओ, ठीक है, यहाँ पे ब्लड को इकट्ठा हो गया। अब ये जो है गेट लगे हुए हैं, इन गेट का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये गेट खुलेंगे यहाँ पे और ये पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल, अब ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना होनी चाहिए कि भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, बता चुका हूँ, तो कि दाया निलय बोलेंगे इसको, ठीक है। वही सेम चीज़ आप देखिए, ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। तो राइट वेंट्रिकल जो है ये कनेक्टेड है ये पर्टिकुलरली पल्मोनरी आर्टरी से। फुफ्फुसिया जो इसको हम धमनी बोलते हैं, ये किसको कैरी कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। कैरी करके कहाँ ले जाएगी, कैरी करके लंग्स के पास ले जाएगी। पूरी एनाटॉमी वर्क कैसे करती है उसको जरा समझ लीजिए। ये हमारा हार्ट है क्या, हार्ट में ऊपर से क्या हो रहा है, आप ऐसे समझ लो, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है आके। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स के पास जा रहा है। लंग्स क्या करेंगे, जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या करते हैं, कल पढ़ाया था कि CO2 को जो है 4.4% CO2 को एक्सेल मार देते हैं, यानी कि CO2 हटाने का काम करता कौन है, लंग्स करते हैं। O2 डालने का काम भी लंग्स करते हैं, CO2 हटाने का काम भी लंग्स ही करते हैं। इसीलिए हार्ट हेल्प लेगा किसकी, लंग्स की, CO2 हटाने के लिए, क्योंकि हार्ट का काम सिर्फ पंप करने का होता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करेगा, लंग्स को भेज देगा। लंग्स क्या है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इसको बाहर निकाल देंगे CO2 को, एंड देन जो O2 आई है उसको भर के इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, तो इसीलिए तो एक्सेप्शन है, क्योंकि वेन यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो ये यहाँ से लेके आएगी यहाँ पे हार्ट के पास। इतनी चीज़ क्लियर कि सारे जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लिया हार्ट ने, और हार्ट ने अब डायरेक्टली भेज दिया किसके पास, लंग्स के पास। वो प्योरीफाई करके भेज देगा पल्मोनरी वेन के थ्रू किसके पास, इसके पास, हार्ट के पास। और हार्ट के किस चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट ऑट्रियम में भेज देगा। यहाँ पे गेट्स लगे यहाँ पे, जिनको बोलते हैं क्या, यहाँ पे मिट्रल वॉल्व है, ठीक है, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे मिट्रल वॉल्व। इसी को ही हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्राइकस्पिड है तो वैसे इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल देते हैं। तो ये जो वॉल्व होते हैं एक तरह के गेट की तरह बिहेव करते हैं। गेट खुलेगा, देन ये जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, खून है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आके इकट्ठा हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू दिस लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी एंड दैट इज ऑटा। ऑटा जो होती है सबसे बड़ी धमनी होती है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। तो ये जो पर्टिकुलर ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो ऑटा के थ्रू पूरी बॉडी में हमारा चला जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने सारी, मतलब सबसे बड़ी आर्टरी है, इसके साथ छोटी छोटी बहुत सारी आर्टरीज कनेक्टेड है। उन छोटी छोटी आर्टरी से बहुत सारी कैपिलरी का पूरा नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए समराइज कर देता हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। एक तो ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं, ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, अलिंद और निलय। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। क्या होता है, सबसे पहले तो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से यहाँ पे पहुँचेगा। सबसे बड़ी हमारी इन्फीरियर वेना कावा ही वेन होती है। यहाँ पे जो ब्लड पहुँचेगा, इसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे और ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू क्या होगा, ये जो ब्लड है ये यहाँ पे पहुँचेगा, जिसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है, पल्मोनरी आर्टरी फुफ्सी धमनी कनेक्टेड है, और वो पहुँचाएगी किसके पास, लंग्स के पास।
लंग्स क्या करेगा, CO2 हटा देगा और इसमें O2 डाल के पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंचा देगा लेफ्ट आर्टरी में। इसीलिए तो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि आर्टरी के आगे पल्मोनरी और वेन के आगे अगर पल्मोनरी लग गया तो वो एक्सेप्शन हो जाते हैं। ये लेफ्ट आर्टरी में ब्लड को भेज देंगे। यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व लगे हैं जिनको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, खुलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, पूरा इकट्ठा हो जाएगा जो हमारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, और इसके साथ कनेक्टेड है क्या, इसके साथ हमारा कनेक्टेड है ऑर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी, और ये पूरे अक्रॉस दी जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वहाँ पे ब्लड को पहुँचा देगा। फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स, इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिनो आर्टरियल नोड, ऐसे नोड जिसको बोलते हैं, जो एक नेचुरल पेस मेकर के तौर पे एक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड करता है, ठीक है। ऐसे नोड जो होता है इसको नेचुरल हम पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। और बस इसमें मैं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी स्टडी ऑफ ब्लड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम हीमाटोलॉजी बोलते हैं, ठीक। वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई इसको समझ लेते हैं कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोल बोलते हैं। लब डब इस तरह का साउंड आता है, किससे, इस तरह का साउंड आता है हमारे हार्ट से, ठीक है, लब डब। तो ये सिस्टोल होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और तब उसका प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, और अगर इससे ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसको हम हाई BP बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोल जब हार्ट रिलैक्स करता है 80 mm ऑफ Hg उस समय प्रेशर होता है, अगर इससे कम होता है तो उसको हम लो BP दैट इज़ लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो अभी यहाँ पे हमने चीज़ें पढ़ी हैं वही लिखी हुई हैं, अपने दिमाग में उस पिक्चर को रखिएगा, स्किप भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, स्किप भी करेंगे, आपके दिमाग में पूरा पिक्चर सेट हो चुका है अभी वो, ठीक है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। यूनिवर्सल और डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, देखिए हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, हमारे ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे A, B, AB और O। कैसे हम इनको क्लासीफाई करते हैं, A, B और AB और O कैसे हम बोल देते हैं इनको, तो हम हमारा मन बोल देते हैं, तो A, B, AB और O हम इस बेसिस से बोल देते हैं कि इनकी जो RBC होती है उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें A एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें A एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसमें B एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसमें दोनों यानी A और B के दोनों के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और O में कोई एंटीजन, नो O, ठीक है, ज़ीरो, नो एंटीजन, ठीक है, तो कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे बोल देते हैं, तो एक रीसस करके मंकी था, ठीक है, रीसस, तो इसमें जो है एक अलग तरह का एक एंटीजन पाया गया इसकी RBC की सतह पे। तो अगर वो पर्टिकुलर जो एंटीजन है अगर वो पाया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं RH पॉजिटिव, और अगर नहीं पाया जाता है तो RH नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि आप A पॉजिटिव है, दैट मीन कि वो रीसस जो फैक्टर है, जो RH का जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है, A नेगेटिव मतलब वो नहीं प्रेजेंट है। इसको अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ जैसे इस तरह से, तो क्योंकि A है तो मान लेते हैं इसमें A एंटीजन होगा इस तरह से, ठीक है, इसमें आपके A एंटीजन इसकी RBC की इस तरह से सरफेस में अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि तुम्हारा ये है नेगेटिव, A नेगेटिव, क्योंकि इसमें वो है ही नहीं, वो मतलब क्या, वो मतलब RH वाला फैक्टर है ही नहीं। अब अगर तुम पॉजिटिव हो ना तो RH फैक्टर इस तरह से होगा, इसमें RH फैक्टर इस तरह से होगा, ठीक है, सिंपल, तो हम बोल देते हैं A पॉजिटिव। सिमिलरली B नेगेटिव, B पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब आपके में RH एंटीजन नहीं है, और अगर है तो RH मतलब B पॉजिटिव, सारे में से काम सेम काम करेगा। अब हम बोल देते हैं ये कि जो हमारा O नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है। क्यों, क्योंकि O नेगेटिव का मतलब है O में पहली बात तो कोई A वाला एंटीजन भी नहीं था, B वाला एंटीजन भी नहीं था, नेगेटिव बोल दिया तो मतलब RH एंटीजन भी नहीं होगा, RH फैक्टर भी नहीं होगा, यानी कि किसी को भी दे सकता है। AB पॉजिटिव में क्या, A का भी एंटीजन है, B का भी एंटीजन है, RH वाला भी एंटीजन है, तो ये सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि सर्वग्राही है। हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही बोल देंगे, और इसको बोल देंगे सर्वदाता, जो सबको दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप करके वाईएम बेंडे जी ने 1952 में एक नया ब्लड ग्रुप को जो है इन्वेंट किया, बहुत ही रेयर होता है, बहुत, इसमें इट लैक्स H एंटीजन ऑन RBCs, कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम एनीवन, ये बहुत ही रेयर होता है, और इसमें होता ये है कि इसमें जो H एंटीजन होता है वो एब्सेंट होता है। और वो कैसे होता है, देखिए आप ऐसे समझ के चलिए कि एक H सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में, मतलब ये फिर RBCs में, ठीक है, ये अगर A एंटीजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम A ब्लड ग्रुप बोल देते हैं, B में कन्वर्ट हो रहा है तो B ब्लड ग्रुप, AB में मतलब A और B एंटीजन बना रहा है तो AB ब्लड ग्रुप, और अगर कोई एंटीजन नहीं बना रहा तो O ब्लड ग्रुप, लेकिन वो H सब्सटेंस तो प्रेजेंट है ना।
यही एच सब्सटेंस या फिर एच एंटीजन जो है आरबीसीज में नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और ये बहुत रेयर है, इतना रेयर है कि 1 in 10,000 आप समझ सकते हो। और इसी वजह से जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, दे कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम एनीवन। वो सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक ब्लड ग्रुप का दूसरे ब्लड ग्रुप में चढ़ा दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए डेथ हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारा एकदम क्लॉट हो जाता है और वो मूव नहीं कर पाता है, डेथ हो जाती है सडनली। और सबसे पहले क्योंकि बॉम्बे में इसको डिस्कवर किया गया था बाई वाई एम मेंडे, इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ गया। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खत्म होता है। अभी हम भागते हैं किसकी तरफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ, उत्सर्जी तंत्र की तरफ। तो जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इंटेस्टाइन आता है ना, क्योंकि मेन डाइजेशन में उसी का रोल होता है। लेकिन क्या सिर्फ उसी का रोल होता है, नहीं, हमारे माउथ का भी होता है, इसोफेगस का भी होता है, स्टमक का भी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो लंग्स हमारे दिमाग में मेनली आते हैं, लेकिन सिर्फ लंग्स नहीं होते, और भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो लंग्स हार्ट हमारे दिमाग में आता है, लेकिन क्या सिर्फ हार्ट ही इन्वॉल्व है, नहीं, कुछ और भी है इन्वॉल्व, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, ये सब। तो मेन जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है किडनी, जिसको हम बोलते हैं गुर्दा हिंदी में, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक्सक्रीशन में अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन का मतलब है जो वेस्ट का रिमूवल, हमारी बॉडी से वेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो वेस्ट का रिमूवल है, ये सिर्फ किडनी नहीं करती, किडनी तो करती हैं, स्किन भी करते हैं, थोड़ा बहुत लंग्स भी करते हैं, और हमारा जो एनस के थ्रू बाकी जो सॉलिड कंपोनेंट है वेस्ट का, जब हम जो खाते हैं वो भी निकलता है, ठीक है। तो यानी कि किडनी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बट हमारे ये भी आपके एक्सक्रीटरी पार्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के। एंड किडनी का काम सिर्फ, एक चीज़ मैं बता दूं, किडनी का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह की जो वेस्ट है उसको निकालना है, ठीक है। सिर्फ वेस्ट निकालने का काम नहीं होता है, किडनी का काम कुछ और भी होता है, एंड दैट इज़ कि हमारे ब्लड में पीएच लेवल को मेंटेन करना, ब्लड में हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। ब्लड में हमारे बॉडी में हमारे फ्लूइड लेवल को मेंटेन करना, हार्मोनल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ये भी काम होते हैं किडनी के। पता होना चाहिए सभी को, 2 किडनी होती हैं, जिसमें एक बेच के आईफोन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किडनीज होती हैं, अभी उनका लोकेशन वगैरह भी देखेंगे, कौन थोड़ा ऊपर कौन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो राइट किडनी होती है इट इज स्लाइटली लोअर दैन दी लेफ्ट किडनी। रीज़न इसका ये है कि वो लिवर को पोजीशन देती है, थोड़ा लिवर की वजह से जो राइट किडनी होती है थोड़ा सा नीचे होती है। और किडनी के ऊपर जरा बताइए कौन से आपके ग्लैंड्स होते हैं और वो कौन सा हार्मोन सेक्रीट करते हैं, और उस हार्मोन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो बेसिक यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन होती है। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र जो है वो बना हुआ है उन न्यूरॉन्स का, वैसे ही किडनी बना हुआ है स्पेशलाइज सेल्स नेफ्रॉन। यही हैं जो एक्सक्रीशन करती, यही है जो वेस्ट को निकालती हैं और ब्लड से सॉलिड कंपोनेंट हटा के ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, 1 से 1.5 मिलियन एक किडनी में होते हैं, ठीक है। रीनल वेन, रीनल आर्टरी क्या होती हैं अभी समझते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए होता क्या है, ये है आपकी रीनल आर्टरी, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी रीनल आर्टरी, सॉरी रीनल वेन नीले कलर की, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेन को हम यूजुअली ब्लू कलर से दिखाते हैं और आर्टरी को रेड कलर से, लेकिन ब्लू करके नहीं होती है, ठीक है। ब्लू खून नहीं बहता, उसमें डार्क रेड बहता है, ठीक है। लेकिन वो हम अलग से सिग्निफाई, मतलब थोड़ा सा हमें अलग से दिखे इसलिए हम इसको ब्लू करके ड्रॉ कर देते हैं। देखिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि रीनल आर्टरी में किस तरह का ब्लड होगा, रीनल वेन में किस तरह का ब्लड होगा, पहली बात तो ये है कि जब भी रीनल शब्द लग जाए इसका मतलब है कि किडनी से इन्वॉल्वमेंट है। ये जो आर्टरी है या फिर ये जो वेन है ये किडनी से जुड़ी हुई है। अब आप ये मत अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, और क्योंकि इसके नाम के आगे रीनल लग गया तो ये कुछ ना कुछ शायद लगता है कि डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करेगी। नहीं, अगर पल्मोनरी शब्द लगेगा तभी वो एक्सेप्शन होगा। अगर पल्मोनरी के अलावा कुछ और लगा तो डजेंट मैटर, पल्मोनरी के अलावा कभी रीनल ही दिखेगा तुमको। रीनल बस इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि वो किडनी के साथ अटैच्ड है। वेन है तो ऑब्वियस सी बात है डी ऑक्सीजन ब्लड को ही कैरी करेगी, ठीक। अब ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ से लाएगी, ऑब्वियस सी बात है हार्ट से लेके आएगी। किडनी फंक्शन करेगी, किडनी की सेल्स फंक्शन करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, तो इसे CO2 रिच ब्लड किडनी से हार्ट की तरफ जाएगा, देन हार्ट वो लंग्स के पास भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्लियर इतनी चीज़, ये हमारी वो इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। ये रीनल वेन है और ये इन्फीरियर वेना कावा के साथ कनेक्टेड है। ये हमारी रीनल आर्टरी है जो किडनी से कनेक्टेड है, ये ऑर्टा से कनेक्टेड है, जो ब्लड लेके आ रही है, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है, ये हमारी लार्जेस्ट वेन है। इतनी चीज़ सभी को क्लियर। अब हो क्या रहा है, जो ब्लड आ रहा है ना यहाँ पे,
जो ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, उसमें सॉलिड कंपोनेंट का हटाने का काम है सिर्फ किडनी का। ये मत तुम सोचना कि ये तो यार प्योरीफाई होकर ब्लड जाना चाहिए था, किडनी तो प्योरीफाई करती है ब्लड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों जा रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन युक्त जाना चाहिए, डीऑक्सीजनेट क्यों जा रहा है। तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन को लेना देना ये सब काम लंग्स का है, किडनी का नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ किडनी जो है वेस्ट रिमूवल के तौर पे एक्ट कर रही है, तो क्या वेस्ट रिमूव कर रही हैं, सॉलिड जो वेस्ट है जो यूरिया है उसको, ना कि वो CO2 को ले रही हैं और ऑक्सीजन युक्त भेज रही हैं। वो काम सिर्फ लंग्स देखेगा, ठीक है। तो इसमें दिमाग मत लगाइए कि ये यहाँ से डीऑक्सीडेट ब्लड क्यों जा रहा है किडनी से। किडनी ने फंक्शन किया, उसकी सेल्स ने फंक्शन किया, CO2 निकला होगा तो वो ब्लड चला गया, ठीक है, वो ब्लड चला गया। अब उसमें यूरिया नहीं होगा, बस उसका काम था यूरिया को हटाने का। अब वो कैसे हटता है वो समझ लो, ठीक है। वो कुछ इस तरह से हटता है। मैंने बताया किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, जो कि हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट, एक तरह की सेल है किडनी की, ठीक है। इसीलिए किडनी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, और जो किडनी वाला डॉक्टर होता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। ये बहुत सारी छोटी 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 ब्लड कैपिलरीज है जिनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये यू तरह का थोड़ा शेप का, इसको बोमैंस कैप्सूल बोलते हैं। ये जो ब्लड आया ना, ऑक्सीजन ब्लड आया, ये इसमें बहुत सारे वेस्ट होंगे, तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक लगेगी जिससे कि वेस्ट वाला ब्लड यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें है क्या, इसमें प्योर वेस्ट नहीं होगा, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा इसमें, जो भी हमारा यहाँ से फिल्ट्रेट हुआ तो उसमें आपका यूरिया के अलावा ग्लूकोज, जैसे मैंने बताया ग्लूकोज वगैरह भी होगा आपका, ठीक है। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि नीडेड होंगी अभी भी ब्लड को, वो वेस्ट नहीं है। तो वो यहाँ पे जो आपको पूरा कैपिलरी का जो पूरा नेटवर्क दिख रहा है ना, और ये आपको पता है ये आपका होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल होता है। खैर, तो यहाँ पे पूरा जो ब्लड का कैपिलरी का नेटवर्क यहाँ पे इस तरह से बन रखा है, इसमें अगेन वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। आप ये मान लो कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रफली मेन में रफली 180 लीटर पर डे और विमेन में 150 लीटर पर डे इतना आता है, लेकिन इसका मात्र 1% ही यूरिन के तौर पे निकलता है। अब 180 लीटर यूरिन निकलने लगा तो फिर तो हो गया, ठीक है। तो 1% ही आप ये समझ लो कि यूरिन के तौर पे निकलता है, यानी कि उसमें से 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है ये जो ब्लड का कैपिलरी का नेटवर्क है। और जो बच गया हमारा वेस्ट, वो इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग डक्ट के थ्रू, वो इस पर्टिकुलरली, और ये पूरा लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं, जो पूरा लूप आपको दिख रहा है, तो इस कंडक्टिंग डक्ट के थ्रू, ये है कंडक्टिंग डक्ट, ठीक है। कंडक्टिंग डक्ट के थ्रू जो आपका प्योरीफाई हो गया वो रीनल वेन के साथ, जो ब्लड प्योरीफाई हो गया, जब मैं बोल रहा हूँ ब्लड प्योरीफाई हो गया मतलब इसमें यूरिया वगैरह नहीं है, सॉलिड वेस्ट नहीं है, ठीक है। बट ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें CO2 है, ठीक है। तो ये चला जाएगा किसके पास, अभी ये चला जाएगा हार्ट के पास, हार्ट भेजेगा इसको किसके पास, लंग्स के पास। तो इतनी चीज़ क्लियर। तो यहाँ पे ये जो आपका डक्ट है ये यूरेटर से कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। ये आपके दोनों किडनी में कनेक्टेड है यूरेटर, कंडक्टिंग डक्ट कनेक्टेड है यूरेटर से पास होके आएगा यहाँ पे आपका ब्लड है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है जिसमें कि यूरिया होता है, एंड देन ये यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। सिंपल। ये हमारे वो दो ग्लैंड जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जो मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कमेंट में कि ये कौन से ग्लैंड और कौन सा हार्मोन रिलीज़ करते हैं। चीज़ यहाँ पे कि जैसे कि जो हमारा बोलते हैं हम ना कि किडनी स्टोन हो गया, ठीक है। तो जो किडनी स्टोन है ये कैसे डेवलप होता है, जो किडनी स्टोन है ये कैसे डेवलप होता है, तो किडनी स्टोन तब डेवलप होता है जब वेस्ट ज़्यादा है आपकी बॉडी में, ठीक है। वेस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना वाटर नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी में वाटर नहीं है, यानी कि डाइल्यूशन उतना ज़्यादा है नहीं, तो वो जो वेस्ट है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है हमारे किडनी की वॉल्स पे, और वही किडनी स्टोन बन जाता है, ठीक है। इसी को ये बोलते हैं क्या, किडनी स्टोन, जिसको हम फिर बाद में एक्सरे का यूज़ करके इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना, सॉरी, ये वो एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स का हम यूज़ करके इसको तोड़ते हैं, जो कि होता क्या है, एक तरह का ये आप मान सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी कैल्शियम ऑक्जेलेट, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम क्या होगा आपका, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का किसका एक्सोस्केलेटन बना हुआ था, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है उसका बना होता है आपका किडनी स्टोन। तो ये सारी भी चीज़ समझ गया। अब क्या हमारा बचा है, ठीक है। तो मतलब वही है कि वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, वाटर कम हो जाता है, तो पानी भी पीते रहिए, ठीक है। और पानी आप नहीं पीते हैं तो फिर आपका इसीलिए यूरिन भी येलो कलर का पास होता है, ज़्यादा येलोइश होता है, बिकॉज उस पर्टिकुलर, क्योंकि वाटर की वैसे ही कमी है, अगर वाटर को सेक्रेट कर देगा तो और वाटर की कमी हो जाएगी, तो वो वाटर को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है किडनी, जिसकी वजह से आपका यूरिन येलो हो जाता है, ठीक है। बाकी किडनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि इसके आउटर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। तो आउटर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स।
इनर वाले को बोलते हैं, अंदर वाले को मेडिला। बस दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है ये जिससे कि आपका ये कंडक्टिंग डक्ट कनेक्टेड, इसको पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। यूरेटर तो मैंने आपको बता ही दिया है, रीनल वेन भी पता है, रीनल आर्टरी पता है, ठीक है। बाकी ये कॉर्टेक्स ध्यान रखिएगा, आउटर पार्ट होता है, और जो मेडुला होता है वो अंदर वाला भाग होता है किडनी का, ठीक है। तो चलिए एक बार यहाँ पे माइंड मैप पे देख लेते हैं कि जो यूरिन होता है उसका अगर हम बात करें पीएच वैल्यू कितना था, 4.5 से रफली 5 होता है। और हाँ, हार्ट में जो हमारा ब्लड पंप कर रहा था उसका पीएच वैल्यू कितना था, जो हमारा हार्ट था, हार्ट में जो ब्लड पंप कर रहा था तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू था वो कितना होता है, तो इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन। कितना होता है, रफली 7.4 समथिंग होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। जैसे जब हम बात करते हैं सलाइवा की, तो सलाइवा हमारा पीएच वैल्यू इसका स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, 6.4 to 6.6। वहीं ब्लड की अगर बात करें तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी हल्का सा क्षारीय होगा आपका, ठीक है। ग्लोमेरुलस मैंने आपको बता दिया, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू बोमैंस कैप्सूल में सब कुछ दे देता है, रीअब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूरिया। वाटर 95% होता है यूरिन में। अगर बात यूरिन जो कंपोनेंट होता है, जो हमारा यूरिन निकलता है उसमें 95% वाटर, 2% आपका यूरिया होता है। पीएच वैल्यू इतना होता है। येलो कलर क्यों होता है इसका, यूरोबिलिन या फिर यूरोक्रोम की वजह से होता है। जो हमारा बिलिरुबिन होता है इसकी वजह से जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा पूप होता है जो उसका येलोइश कलर होता है, सॉलिड वेस्ट, उसका येलो कलर जो होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। जो यूरिन होता है उसका येलो कलर यूरोबिलिन और या फिर यूरोक्रोम की वजह से होता है। डायलिसिस क्या होता है, ठीक है, तो डायलिसिस होता है जब आपकी किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, तो डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस टू रिमूव दी वेस्ट फ्रॉम ब्लड होता है ना। आर्टिफिशियल तौर से जब हम ब्लड से वेस्ट को निकालते हैं तो उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। बोथ किडनी आपकी फंक्शन करना बंद कर देती हैं। भाई अगर एक किडनी में भी आदमी जीवित रह सकता है, ठीक है, और उसको वो फंक्शन करता रहता है, लेकिन अगर दोनों ही ख़राब हो गई देन आपको दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज यूरिया आपका फिर निकलेगा नहीं। यूरिया नहीं निकलेगा तो ब्लड में स्टोर हो जाएगा, और ब्लड में अगर स्टोर हो गया तो वो फेटल हो सकता है। और इसी वजह से अगर डायलिसिस ढंग से नहीं कराई गई कुछ टाइम तक तो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कुछ टाइम क्या मतलब 1-2 दिन में ही इतना ज़्यादा यूरिया इकट्ठा हो जाएगा कि वो डेथ कॉज कर सकता है। इसलिए कॉन्टिन्यूस डायलिसिस जो है एडवाइस की जाती है। बाकी तो यहाँ पे आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है ख़त्म। बाकी अब हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला चैप्टर होगा, दैट वुड बी डिजीज़ पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसी से ज्वाइन करिएगा। और क्विज़ जो ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन करके क्विज़ भी लगाते रहिए, ऑलराइट। और ये माइंड मैप भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। थैंक यू।